नमस्कार। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ऐसे फैसलों की, आप कह सकते हैं, परतें उधेड़ेंगे जिन्होंने हमारे संविधान को, हमारे अधिकारों को और हाँ, काफी हद तक हमारे समाज को भी आकार दिया है। ये वो नज़ीरें हैं जो आज भी हमारे कानूनी और सामाजिक बहसों की बुनियाद में है ना? बिल्कुल। और हमारे पास इन बेहद महत्वपूर्ण मामलों पर कुछ संक्षिप्त नोट्स हैं जो हमें 1950 मतलब जब संविधान लागू हुआ वहां से लेकर हाल के वर्षों तक ले जाते हैं। हाँ। और ये सिर्फ फैसलों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की यात्रा के बहुत जरूरी पड़ाव हैं। दिखाते हैं कि कैसे समय के साथ कानून की समझ बदली, विकसित हुए। सही कहा। तो हमारा इरादा यही है कि इन जटिल कानूनी दांव पेचों से जो असली मतलब निकला है उसे पकड़ें और समझें कि न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या कैसे की और क्यों बदली। हाँ, बिल्कुल। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज़ादी के ठीक बाद के माहौल से ही शुरू करते हैं। ए.के. भोपालन मामला 1950। यहाँ सवाल था निवारक नजरबंदी का, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन का। हाँ, ए.के. गोपालन वो एक कम्युनिस्ट नेता थे और उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया था। अच्छा। तो चुनौती ये दी गई कि भाई ये तो अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है उसका उल्लंघन है। उस समय कोर्ट ने एक बहुत ही कह सकते हैं सीमित नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 जो है वो केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बस इसी की मांग करता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसका मतलब क्या हुआ उस वक्त? सिर्फ ये कि नजरबंदी के लिए कोई ना कोई कानून मौजूद होना चाहिए बस? हाँ, बिल्कुल। कानून सही है या गलत, उचित है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल यही मतलब निकाला कोर्ट ने। कहा कि अगर संसद ने नजरबंदी के लिए एक कानून बना दिया है और उस कानून में जो प्रक्रिया लिखी है उसका पालन हुआ है तो अनुच्छेद 21 का पालन हो गया। अच्छा। प्रक्रिया का निष्पक्ष होना मतलब फेयर होना या उचित जस्ट होना या तर्कसंगत रीजनेबल होना ये जरूरी नहीं माना गया। ये अमेरिकी संविधान की जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली बात है उससे बहुत अलग था। वहां तो कानून की गुणवत्ता भी परखी जाती है। ये तो व्यक्तिगत आजादी के लिहाज से काफी संकीर्ण व्याख्या लगती है। तो क्या ये हमेशा ऐसी ही रही? मतलब ये सोच कभी बदली नहीं? नहीं। और यही भारतीय संविधान की खूबी है कि व्याख्याएं समय के साथ विकसित होती हैं। लगभग 3 दशक बाद 1978 में मेनका गांधी मामले में इस सोच को पूरी तरह से पलट दिया गया। हाँ, मेनका गांधी मामला। हुआ ये था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने जब्त कर लिया था बिना कोई ठोस वजह बताए। अच्छा। तब कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कोई फॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, वो प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया की बात नहीं थी, ये असल में राज्य की जो मनमानी शक्ति है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। बिल्कुल। और इस फैसले ने अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बड़ा कर दिया। मतलब इसमें फिर कई और अधिकार शामिल माने जाने लगे, जैसे गरिमा से जीने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार वगैरह वगैरह। यानी गोपालन से मेनका गांधी तक आते आते अनुच्छेद 21 का अर्थ ही बदल गया। काफी बड़ा सफर। चलिए अब उसी शुरुआती दौर के एक और अहम मामले पर चलते हैं। रोमेश थापर 1950 का। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा था। हाँ, रोमेश थापर वो एक वामपंथी पत्रिका निकालते थे, क्रॉसरोड्स नाम से। अच्छा। मद्रास सरकार ने क्या किया, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का अंदेशा जताकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस समय संविधान का जो अनुच्छेद 19(2 है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की इजाजत देता है, हाँ। उसमें लोक व्यवस्था शब्द था ही नहीं। उसमें देश की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से दोस्ती, मानहानि जैसे आधार थे, पर लोक व्यवस्था नहीं। तो फिर कोर्ट ने क्या किया जब आधार ही नहीं था? तो कोर्ट ने प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहरा दिया। साफ कहा कि जब संविधान बनाने वालों ने लोक व्यवस्था को प्रतिबंध का आधार नहीं माना तो सरकार उस आधार पर रोक नहीं लगा सकती। और इसका सीधा असर हुआ, सरकार को लगा कि अरे ये तो एक कमी रह गई, और फौरन पहले ही संविधान संशोधन में 1951 में अनुच्छेद 19(2 में लोक व्यवस्था और अपराध के लिए उकसाना जैसे आधार जोड़ दिए गए। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कैसे कोर्ट के फैसले सीधे सीधे कानून में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, न्यायिक फैसले विधायी कार्रवाई को जन्म दे सकते हैं। ये इसका बड़ा उदाहरण है। इसी पहले संशोधन का एक और पहलू भी था जो मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच के टकराव से जुड़ा था। ये चंपकम दुराईराजन मामले 1951 में सामने आया था। सही।
मद्रास सरकार ने उस समय मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाति के आधार पर सीटें आरक्षित कर दी थीं। उनका तर्क था कि ये नीति निदेशक तत्वों माने DPSPs के तहत सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। लेकिन इसे चुनौती दी गई होगी मौलिक अधिकारों के आधार पर। हाँ बिल्कुल, इसे चुनौती दी गई अनुच्छेद 15(1) के तहत, जो जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है। और अनुच्छेद 15(1) क्या है? एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो यहाँ तो सीधा टकराव हो गया। एक तरफ व्यक्ति का मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ सरकार का सामाजिक न्याय का नीतिगत लक्ष्य। बिल्कुल सीधा टकराव। और न्यायालय ने उस समय यह स्थापित किया कि मौलिक अधिकार यानी FRS वो नीति निदेशक तत्वों DPSP से ऊपर हैं। अच्छा, अगर दोनों में कोई टकराव होता है तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी। तो फिर वो आरक्षण का आदेश वो रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर वही बात, इसी फैसले के नतीजे में पहला संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 4 जोड़ा गया। इसने राज्य को शक्ति दी कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC/ST समुदायों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। और इसी ने, कह सकते हैं, भविष्य में आरक्षण नीतियों का संवैधानिक आधार तैयार किया। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसने दशकों तक न्यायपालिका और संसद के बीच, आप कह सकती हैं, एक खींचतान पैदा की। क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? इसकी शुरुआत हुई शंकरी प्रसाद मामले से 1951 में। शंकरी प्रसाद मामला, इसमें पहले संविधान संशोधन को ही चुनौती दी गई थी, खासकर संपत्ति के अधिकार से जुड़े जो बदलाव थे उनको लेकर। तो कोर्ट ने क्या कहा? क्या संसद बदल सकती थी मौलिक अधिकार? कोर्ट ने कहा हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत जो शक्ति मिली है उसका इस्तेमाल करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। अच्छा। कोर्ट का तर्क ये था कि अनुच्छेद 13 जो कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीने, वो कानून शब्द सिर्फ सामान्य कानूनों पर लागू होता है, संविधान संशोधनों पर नहीं। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है कि शुरुआत में मौलिक अधिकारों में बदलाव को इतनी आसानी से मान लिया गया, लेकिन ये नजरिया बदला फिर। हाँ, और बहुत नाटकीय ढंग से बदला। 1967 में गोलकनाथ मामला, 11 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने शंकरी प्रसाद के फैसले को पलट दिया। मतलब कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। अरे, उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि मौलिक अधिकारों को संविधान में एक उत्कृष्ट स्थान दिया गया है, एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, और वो संसद की संशोधन शक्ति की पहुंच से बाहर है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 368 सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया बताता है, शक्ति नहीं देता, और संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत कानून ही माना जाएगा। इस फैसले ने तो पक्का संसद और न्यायपालिका को आमने सामने खड़ा कर दिया होगा। संसद को लगा होगा कि भाई हमारी सर्वोच्चता पर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, जबरदस्त टकराव की स्थिति बन गई। और इसी टकराव का नतीजा था केशवानंद भारती मामला, 1973 वाला, है ना, जिसे भारतीय संविधान का शायद सबसे महत्वपूर्ण मामला कहा जाता है। निश्चित रूप से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 13 जजों की बेंच बैठी, आज तक की सबसे बड़ी बेंच। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। तो क्या हुआ उसमें? कोर्ट ने गोलकनाथ के फैसले को पलटा, कहा कि हाँ, संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। यहां तक तो संसद की बात मान ली गई। लेकिन मुझे लग रहा है एक लेकिन आने वाला है। हाँ, और ये लेकिन भारतीय संविधान के इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण लेकिन है। कोर्ट ने कहा संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या है? क्या कोर्ट ने इसकी कोई लिस्ट दी? ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। हाँ, और कोर्ट ने जानबूझकर इसकी कोई फिक्स्ड या फाइनल लिस्ट नहीं दी ताकि भविष्य में व्याख्या की गुंजाइश बनी रहे। अच्छा। लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, व्यक्ति की गरिमा वगैरह। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई इमारत है, उसकी नींव और जो मुख्य ढांचा है, आप उसे बदले बिना कमरों में, दीवारों के रंग में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नींव ही बदल दी तो वो इमारत ही नहीं रहेगी। सही बात है। तो ये सिद्धांत एक तरह का सेफ्टी वॉल बन गया, जिसने संसद की संशोधन शक्ति को असीमित होने से रोक दिया और संविधान की आत्मा को, आप कह सकते हैं, बचाए रखा। वाकई ये एक शानदार संतुलन साधने वाला सिद्धांत था। चलिए अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के कुछ और मामलों पर नजर डालते हैं। मेनका गांधी की बात हमने की, उसके बाद आया शाह बानो मामला 1985 का,
इसने तो देश में एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस खड़ी कर दी थी। हाँ, शाहबानो एक 60 साल से ज्यादा उम्र की तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी। उन्होंने अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांगा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उन्हें गुजारा भत्ता पाने का हकदार माना। ये धारा सभी नागरिकों पर लागू होती है, धर्म चाहे जो भी हो। सही। कोर्ट ने कहा कि पति का ये दायित्व है कि वो अपनी पूर्व पत्नी को, अगर वो अपना खर्च नहीं उठा सकती, तो उसे गुजारा भत्ता दे। लेकिन इस फैसले पर काफी विवाद हुआ था और सरकार ने बाद में एक कानून बनाकर इसे पलट दिया था ना? हाँ, बिल्कुल। कुछ मुस्लिम रूढ़िवादी समूह ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे पर्सनल लॉ में दखलंदाजी माना। भारी राजनीतिक दबाव बना और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। अच्छा, इस कानून में क्या था? इस कानून ने मोटे तौर पर यह व्यवस्था दी कि मुस्लिम पुरुष का गुजारा भत्ता देने का दायित्व सिर्फ इद्दत की अवधि तक रहेगा, मतलब तलाक के बाद लगभग 3 महीने तक। उसके बाद महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों या फिर वक्फ बोर्ड की होगी। तो इसने शाहबानो फैसले के असर को खत्म कर दिया एक तरह से। हाँ, काफी हद तक कम कर दिया। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इससे ये संदेश नहीं गया कि कभी-कभी कानूनी सिद्धांत राजनीतिक दबाव के आगे झुक सकते हैं? ये एक बहुत जायज बहस का मुद्दा है और इस पर काफी चर्चा हुई भी है। आलोचक यही कहते हैं कि ये कदम वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित था और इसने लैंगिक न्याय के सिद्धांत से समझौता किया। दूसरी तरफ सरकार का तर्क था कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के पर्सनल लॉ का सम्मान कर रही है। तो ये मामला कानून, राजनीति और सामाजिक सुधारों के जो जटिल रिश्ते हैं, उसका एक उदाहरण है। सही कहा। सामाजिक न्याय के ही क्षेत्र में इंदिरा साहनी मामला 1992 वाला, जिसे मंडल मामला भी कहते हैं, वो आरक्षण नीति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। बिल्कुल। वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की थी। हाँ, उसके बाद तो काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे देश भर में। हाँ, बहुत। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, 9 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण शर्तें और सीमाएं भी लगा दी। क्या शर्तें थीं? पहली बार क्रीमी लेयर की अवधारणा आई। मतलब ओबीसी समुदाय के अंदर भी जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, क्रीमी लेयर। दूसरी बात, कुल आरक्षण मतलब एससी, एसटी, ओबीसी मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर 50% की सीमा। और तीसरी, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। हालांकि बाद में संवैधानिक संशोधनों के जरिए इसे फिर से लाया गया, वो अलग कहानी है। पर उस फैसले ने भारत में आरक्षण नीति की एक तरह से रूपरेखा तय कर दी। अब थोड़ा शासन और संघीय ढांचे की ओर मुड़ते हैं। एसआर बोम्मई मामला 1994 का, इसने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो केंद्र की शक्ति है, अनुच्छेद 356, उसके इस्तेमाल पर क्या असर डाला? ये मामला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि अनुच्छेद 356 का अक्सर राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग होता रहा था। राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, ये तो सुना है। बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो राष्ट्रपति की घोषणा है, वो न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। मतलब अदालत उसकी जांच कर सकती है। अच्छा, कोर्ट क्या जांच सकती है? कोर्ट ये देख सकती है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वाकई पर्याप्त कारण थे, क्या वो फैसला तर्कसंगत था या किसी दुर्भावना से लिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य विधानसभा को भंग करने का फैसला तब तक प्रभावी नहीं होना चाहिए जब तक संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी ना दे दें। इस फैसले ने अनुच्छेद 356 के मनमाने इस्तेमाल पर काफी हद तक रोक लगाई और राज्यों की स्वायत्ता को मजबूती दी। ये तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, अब हाल के कुछ और जरूरी फैसलों को देखते हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, इसने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। हाँ, विशाखा गाइडलाइंस। उस समय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कोई खास कानून नहीं था। यह मामला भमरी देवी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हवाला दिया जिन्हें भारत मान चुका था, जैसे सीडा और विशाखा दिशा निर्देश जारी किए। ये बहुत विस्तृत गाइडलाइंस थीं कि कैसे सभी नियोक्ता अपने वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकेंगे और उसका निवारण करेंगे।
तो ये कोर्ट ने खुद ही नियम बना दिए। हाँ, ये न्यायिक सक्रियता का एक बेहतरीन उदाहरण था। जहां कानून की कमी थी, वहां अदालत ने वो कमी पूरी की, जब तक कि 2013 में इस पर बाकायदा कानून नहीं बन गया। और फिर आया निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। उस पर ऐतिहासिक फैसला जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी मामला 2017 का। पुट्टास्वामी मामला 9 जजों की बेंच बैठी और सबने एकमत से माना कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसका ये एक अभिन्न हिस्सा है। और साथ ही संविधान के जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं, उनमें भी ये कहीं ना कहीं निहित है। ये फैसला आधार योजना की पृष्ठभूमि में आया था, क्योंकि आधार को निजता के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आधार को कुछ शर्तों के साथ वैध तो माना, लेकिन निजता को मौलिक अधिकार घोषित करके भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव रख दी। 2018 तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के लिहाज से और भी बड़ा साल रहा। नवतेज सिंह जौहर मामले ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। सही कहा, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक करार दिया जो वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। अच्छा, कोर्ट का तर्क क्या था? कोर्ट ने माना कि ये धारा समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 और जीवन और गरिमा के अधिकार अनुच्छेद 21 इन सब का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने साफ कहा कि यौन रुझान किसी की पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा है और किसी के साथ भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और उसी साल जोसेफ शाइन मामले में व्यभिचार कानून, एडल्ट्री लॉ, को भी रद्द किया गया था। हाँ, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। इसमें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497, जो एडल्ट्री को अपराध मानती थी, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? कोर्ट का तर्क था कि यह कानून एक तरह से महिलाओं को पति की संपत्ति समझता है, उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और उनकी जो यौन स्वायत्तता है उसका उल्लंघन करता है। कोर्ट ने माना कि ये बहुत पुरानी सोच पर आधारित है और आज के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। लैंगिक न्याय की ही बात करें तो शायरा बानो मामले 2017 में तत्काल 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत को रद्द करना भी एक बहुत बड़ा कदम था। शायरा बानो बनाम भारत संघ। इसमें 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठी थी और 3.2 के बहुमत से तत्काल 3 तलाक की जो प्रथा थी उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अच्छा, बहुमत का क्या मानना था? बहुमत का विचार था कि यह प्रथा कुरान के जो मूल सिद्धांत हैं उनके मुताबिक नहीं है और ये मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। इसके बाद तो कानून भी बन गया था शायद। हाँ, इसके बाद संसद ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया और इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की पहचान के लिए नालसा बनाम भारत संघ 2014 का मामला बहुत अहम था। बिल्कुल। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा बनाम भारत संघ। इसमें कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग यानी थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता दी। तीसरे लिंग के तौर पे? हाँ। कोर्ट ने कहा कि लिंग की पहचान व्यक्ति के आत्मनिर्णय का मामला है और उन्हें भी संविधान के तहत सारे मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। समानता, गैर भेदभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, सब कुछ। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया कि वे ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माने और उनके कल्याण के लिए कदम उठाएं, जिसमें आरक्षण भी शामिल हो सकता है। हाल के वर्षों में संस्थाओं की स्वतंत्रता पर भी ध्यान गया है, जैसे अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ 2023 का मामला, जो चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़ा था। हाँ, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता तो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया, कहा कि जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बना लेती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर करेंगे। इस समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। अच्छा, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य साफ था कि नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ कार्यपालिका का ही दबदबा ना हो। हालांकि इसके बाद संसद ने एक नया कानून पास किया जिसमें CJI को समिति से हटा दिया गया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। अब इस पर फिर से बहस और कानूनी चुनौती की संभावना बनी हुई है। ये तो जारी रहने वाला मुद्दा लगता है। और 2024 के कुछ मामलों को भी देख लेते हैं संक्षेप में।
दिव्यांगता और मेडिकल शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण फैसला आया था। हाँ, इसमें कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगता अपने आप में मेडिकल शिक्षा हासिल करने में बाधा नहीं बननी चाहिए। हर उम्मीदवार का मामला व्यक्तिगत तौर पर देखना होगा और संस्थानों को उनके लिए उचित समायोजन मतलब रीजनेबल अकोमोडेशन और एक सहायक माहौल देना होगा। ये तो समान अवसर की बात हुई। बिल्कुल, समावेश के सिद्धांत को मजबूत करता है ये। और किशोर न्याय के संबंध में भी एक निर्देश था। हाँ, कोर्ट ने यह साफ किया कि अगर किसी किशोर पर गंभीर अपराध का आरोप है और ये विचार हो रहा है कि उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए, तो ये फैसला सिर्फ अपराध कितना गंभीर है ये देखकर नहीं लिया जा सकता। तो फिर क्या देखना होगा? किशोर न्याय बोर्ड को विशेषज्ञों की मदद लेनी होगी। उसकी मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता का गहराई से मूल्यांकन करना होगा। यह समझना होगा कि क्या वो अपराध के परिणामों को समझने और कानूनी प्रक्रिया में हिस्सा लेने में वाकई सक्षम है। मतलब किशोर के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो हमने वाकई एक लंबी यात्रा तय की है 1950 के गोपालन से लेकर 2024 के इन हालिया फैसलों तक। ये साफ तौर पे दिखता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ कानूनों की व्याख्या की है, बल्कि समय के साथ हमारे मौलिक अधिकारों के दायरे को लगातार बढ़ाया है। चाहे वो व्यक्तिगत आज़ादी हो, समानता, गरिमा, सामाजिक न्याय हो या फिर शासन की पारदर्शिता। हाँ, और ये यात्रा ये भी दिखाती है कि संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है और न्यायपालिका की भूमिका बदलती सामाजिक जरूरतों, तकनीकी बदलावों और मानवाधिकारों की जो वैश्विक समझ है, उसके साथ इसकी व्याख्या करने में बहुत केंद्रीय रही है। मौलिक अधिकार, राज्य की शक्ति और सामाजिक न्याय के जो आदर्श हैं, उनके बीच संतुलन बनाना हमेशा एक मुश्किल काम रहा है, लेकिन बहुत जरूरी भी। और ये फैसले उसी लगातार कोशिश के मील के पत्थर हैं। सही। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कैसे कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर अपने ही पुराने फैसलों को बदलने और उनमें सुधार करने में हिचक नहीं दिखाई। ये एक परिपक्व न्यायिक प्रणाली का लक्षण है। बिल्कुल, हर फैसला अपने आप में कहानी कहता है और साथ ही भविष्य की व्याख्याओं के लिए नए सवाल भी खड़े करता है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इन फैसलों में जो रुझान उभर रहे हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वायत्ता, गरिमा और निजता पर बढ़ता जोर, राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, हाँ, इन्हें देखते हुए भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के सामने किस तरह के नए संवैधानिक सवाल आ सकते हैं? क्या वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI के युग में निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, उसमें जो पूर्वाग्रह हो सकते हैं और अधिकारों के बारे में होंगे, या फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने में सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियां और नागरिकों का जो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है उससे जुड़े होंगे? ये भी हो सकता है। या फिर डिजिटल दुनिया में डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निगरानी की जो नई चुनौतियां हैं उनके बारे में। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारा संवैधानिक संवाद आगे किन मोड़ों से गुजरेगा।